इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 26 जनवरी है, तो रिपब्लिक डे का ये बहुत ही पावन अवसर है। आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू करेंगे आज यानी 26 जनवरी 2023 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। उससे पहले आज की मोटिवेशन आपने पढ़ ली है। ये मोटिवेशन मैं डेली इसीलिए लेकर आता हूँ क्योंकि इसको पढ़कर आपके अंदर एनर्जी आ जाती है पूरी क्लास के लिए। शुरू करेंगे आज की करंट अफेयर। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, आज 26 जनवरी है तो आज से मैंने आपके लिए इसी क्लास में कुछ और भी ऐड किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है कुछ और भी। यानी आज हम इस क्लास के माध्यम से राज्य दर्शन करेंगे, यानी डेली एक राज्य के बारे में जानेंगे और उस राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग पूरे वीडियो को देखना, कोई भी ऐसा मत करना वीडियो के बाद कि 2 से 3 मिनट देखो और स्किप कर दो, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी अन्य बात के। तो आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ गई है। आज की पहली न्यूज़ है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट एक मूवी से। क्या है, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। तो पहली न्यूज़ स्क्रीन पर आपको जैसा कि दिख रही है, भारतीय डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट ब्रीथ्स ऑस्कर के लिए नामांकित हो गई है। तो भारतीय डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स और द एलिफेंट विस्परर्स को ऑस्कर 2023 के लिए नामांकित किया गया है। भारतीय जलवायु परिवर्तन वृत्तचित्र ऑल दैट ब्रीथ को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म सेगमेंट में नामांकित किया गया है और द एलिफेंट विस्परर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में नामांकित किया गया है। यह कार्तिकेय गोंजाल्विस द्वारा निर्देशित और गुनीत मोंगा द्वारा निर्मित है। याद रखिएगा आज की पहली न्यूज़ की भारतीय डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट ब्रीथ्स ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है और द एलिफेंट विस्परर्स को भी ऑस्कर 2023 के लिए नामांकित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर ये भी पॉइंट आपको जानकर रखना होगा कि कार्तिकी गोंजाल्विस द्वारा इसे निर्देशित किया गया है और गुनीत मोंगा द्वारा इसे निर्मित किया गया है। ऑस्कर रिलेटेड न्यूज़ आई है, तो क्या आपको पता है ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत किस एक साल में करी गई थी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कॉलम में आंसर जरूर करिएगा। ऑस्कर पुरस्कार के लिए जाने वाली पहली भारतीय मूवी कौन थी? तो ये कौन थी? मदर इंडिया। ठीक है, मदर इंडिया ये मूवी थी जिसमें नरगिस दत्त और सुनील दत्त थे। इसके अलावा और भी कई सारी मूवीज़ हैं हमारे देश से जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, जैसे कि लगान मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। ठीक है, और स्लमडॉग मिलियनेयर भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी और इसमें तो गानों को ऑस्कर अवार्ड मिला भी था। ठीक है, गानों की कैटेगरी में, ये तो आपको पता ही होगा, तो याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है ना कि कौन सा अवार्ड किस एक ईयर में शुरू हुआ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सक्सेस सीरीज की प्लेलिस्ट का, उसको जाकर के आप देखिए। 10 से 12 मिनट का प्रत्येक वीडियो है, वहाँ पर मैंने एक एक चीज़ एक एक वीडियो में डिस्कस करी है। तो जिनके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम लगे हुए वो तो ज़रूरी देख लें एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है टाटा ट्रस्ट से। क्या है न्यूज़, आइए ध्यान देते हैं। टाटा ट्रस्ट ने सिद्धार्थ शर्मा को सीईओ और अपर्णा उपलूरी को सीओओ नियुक्त किया है। तो टाटा ट्रस्ट ने सिद्धार्थ शर्मा को ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और अपर्णा उपलूरी को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। टाटा सन्स के चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर सिद्धार्थ शर्मा एन श्रीनाथ की जगह लेंगे। यानी अभी तक एन श्रीनाथ सीईओ के पद पर थे और अब सिद्धार्थ शर्मा को बनाया गया है, जबकि अपर्णा उपलूरी वर्तमान में फोर्ड फाउंडेशन में भारत, नेपाल और श्रीलंका की कार्यक्रम निदेशक के पद पर विद्यमान है। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब 2 देशों की यहाँ पर बात आई है, एक नेपाल है और दूसरा श्रीलंका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और श्रीलंका की नई राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तो क्या आप जानते हैं श्रीलंका में इस समय प्रधानमंत्री कौन है? आपको पता होगा श्रीलंका में बहुत ही भयंकर संकट चल रहा था पिछले कुछ समय से, जिसके बाद से वहाँ की सरकार लगातार गिर रही थी।
तो कौन है वर्तमान समय में प्रधानमंत्री, आप कमेंट कॉलम में आंसर दीजिएगा। और नेपाल में आप जानते हैं क्या कौन है प्रधानमंत्री? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में आप आंसर जरूर करें। ठीक है, आज की अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है क्रिकेट क्षेत्र से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। आप देख रहे हैं डेली क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ जरूर मैं बताता हूं, क्योंकि आजकल एग्जामिनर की फेवरेट न्यूज़ हो गई है यहाँ से। ठीक है, ऋषभ पंत आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए हैं। तो भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा घोषित आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि ऋषभ पंत को विकेट कीपर के रूप में शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज ही दो ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 2022 की आईसीसी ओडीआई टीम में शामिल किया गया है। ऐसी ही न्यूज़ मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी, आपको याद होगा कि आईसीसी की टी20 टीम ऑफ द ईयर जो बनी है उसमें जोस बटलर जो कि इंग्लैंड के हैं, इनको उस टीम का कैप्टन बनाया गया है, जबकि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या और विराट कोहली को उस टीम में शामिल किया गया है। ऐसे ही आईसीसी ने मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 भी घोषित करी है, जिसमें भारत से केवल ऋषभ पंत हैं और कप्तान बनाया गया है बेन स्टोक्स को, जो भी इंग्लैंड के हैं। और वनडे टीम जो बनाई गई है आईसीसी द्वारा, इसमें श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराजी दो भारतीय के रूप में शामिल है। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आईसीसी की बात आई है तो आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था है वो आईसीसी ही है। हेडक्वार्टर दुबई में पड़ता है। इसके हेड हैं न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले। इसके अलावा बात करें भारतीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने का काम किसका है, तो ये बीसीसीआई का है, यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेटिंग कंट्रोल इन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। और इसके हेड वर्तमान में कौन है? रोजर बिन्नी। इससे पहले कौन थे? सौरव गांगुली। अब मैं आपको बताता हूं कि जो आईसीसी है इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। तो अब आप ये बताइए बीसीसीआई की स्थापना किस ईयर में करी गई थी। हम बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गणतंत्र दिवस से। जैसा कि आपको पता है आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो गणतंत्र दिवस से न्यूज़ ये है कि गणतंत्र दिवस पर मार्च करेगी बीएसएफ की ऊंट टुकड़ी की महिला कर्मी। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल की ऊंट की टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी गणतंत्र दिवस 2023 में भाग लेगी। बीएसएफ देश में एकमात्र ऐसा बल है जो परिचालन और औपचारिक दोनों कार्यों के लिए ऊंटों को तैनात करता है। एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में सिग्नल कोर की सीमा भवानी बीएसएफ की एक महिला साहसी मोटरसाइकिल टीम परेड का हिस्सा लेगी। तो याद रखिएगा दोनों पॉइंट, कि गणतंत्र दिवस पर मार्च करेगी बीएसएफ की ऊंट टुकड़ी जिसका नाम है महिला प्रहरी, और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सीमा भवानी के द्वारा। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए गणतंत्र दिवस पर बाल पुरस्कार भी दिए हैं हमारी राष्ट्रपति जी ने। कितने बच्चों को पुरस्कार दिए हैं मैंने आपको कल की ही न्यूज़ में बताया था, तो 11 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अलावा आज काफ़ी सारे ऐसे पुरस्कार होंगे जो दिए जाएंगे, काफ़ी सारी घोषणाएं भी करी जाएंगी। तो आप सभी लोग अपनी टीवी में आज आंख लगा कर रहना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा 26 जनवरी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे। ठीक है गाइस, चलिए तो ये न्यूज़ आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है लोकप्रिय मैक्सिकन हास्य अभिनेता पोलो पोलो का निधन हो गया है। ठीक है, तो मैक्सिकन कॉमेडियन है लियोपोल्डो रॉबर्टो गार्जिया पेलाज बेनिटेज, जिन्हें पोलो पोलो के रूप में जाना जाता है। इनका निधन हो गया है। उनका जन्म 1944 में लियोन गुआनाजुआतो में हुआ था और उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी शैली का जनक माना जाता था। इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व भर में स्टैंड अप कॉमेडी शैली के जनक माने जाते थे। 1990 के दशक में कौन गढ़ नामक एक कार्यक्रम की उन्होंने मेजबानी करी थी। उनकी सबसे हालिया फिल्म भूमिका क्रोनिकल चिलंगस में थी जो 2009 में रिलीज हुई थी। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। लोकप्रिय मैक्सिकन अभिनेता थे पोलो पोलो, इनका निधन हो गया है। बात मैक्सिको देश से आई है तो आओ कुछ मैक्सिको के बारे में जान लेते हैं। बात करें अगर मैक्सिको देश की तो उत्तर अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। 10वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यहाँ सबसे अधिक स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं। मैक्सिको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या में
अमेरिका में पहले और दुनिया में 7वें स्थान पर है। ठीक है, राजधानी मैक्सिको सिटी है, राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। महाद्वीप कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका है और जनसंख्या है लगभग 12.5 करोड़। उम्मीद करता हूं ये आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ये न्यूज़ भी क्लियर हो गई होगी और मैक्सिको कंट्री के बारे में भी आपको एक एक पॉइंट पता चल गया होगा। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है भारतीय नौसेना से। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में आयोजित किया है समुद्री अभ्यास जिसका नाम है ट्रोपेक्स 2023। तो भारतीय नौसेना का प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 हिंद महासागर में आयोजित किया जा रहा है। जनवरी से मार्च 2023 तक 3 महीने तक इसे आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। समुद्री निगरानी का पहला अभ्यास जनवरी 2019 में आयोजित किया गया था और अब इसे आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा, ये एक समुद्री निगरानी का अभ्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध खेल भी कहा जाता है। अब बात नौसेना की आई है तो मैं तो आपको सारे पॉइंट बताऊंगा। नौसेना यानी नेवी किस दिन मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। कौन है? तो आर हरि कुमार इसके प्रमुख हैं। एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। विवेक राम चौधरी इसके प्रमुख हैं। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। कौन है प्रमुख? तो जनरल मनोज पांडे। अब आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और वर्तमान समय में सीडीएस के पद पर कौन है? आप कमेंट कॉलम में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर दिया करें। ठीक है, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, यहाँ पर युद्धाभ्यास से बात आई है तो क्या आप जानते हैं हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? चाइना के साथ होता है। क्या आप जानते हैं नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ होता है? मंगोलिया के साथ होता है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानने के लिए अभी सक्सेस सीरीज की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर जाकर देखें। मैंने एक वीडियो डिस्कस किया है युद्धाभ्यासों का, एक एक युद्धाभ्यास मैंने उस वहां पर एक एक युद्धाभ्यास की चर्चा करी है, तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें। और जितने भी लोग चैनल में पहली बार जुड़े रहे हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगली न्यूज़ है भारतीय वास्तुकार बीबी दोषी का निधन हो गया है। तो प्रसिद्ध वास्तुकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बालकृष्ण दोषी बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, इनका निधन हो गया है। तो 2018 में उन्होंने प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त किया और वे सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार भी बने थे। 2020 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2022 में वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से रॉयल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था। तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इनकी होमेज। ठीक है, तो ऑबिचरी में वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनसे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो देखो, इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला, इसके अलावा ये प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार भी प्राप्त किया इन्होंने। इसके अलावा 2022 में इन्हें दुनिया का सर्वोच्च सम्मानों में से एक जो कि वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है रॉयल गोल्ड मेडल, वो भी इनको मिला था। बालकृष्ण दोषी इनका नाम था, इनका निधन हो गया। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है AIFF यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से न्यूज़ है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अप्रैल 2023 में सुपर कप के लिए केरल को मेजबान घोषित किया है। तो 2023 में केरल को सुपर कप के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने मेजबान घोषित किया है, जो कि 8 से 25 अप्रैल 2023 तक आयोजित किया जाएगा। मैच कोच्चि, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम के 3 शहरों में से 2 में आयोजित किए जाएंगे। इंडियन सुपर लीग की सभी 11 टीमें 2022-23 आई लीग की विजेता को ग्रुप चरण में सीधे प्रवेश मिलेगा। याद रखिएगा। तो आप कमेंट कॉलम में बताइए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के भारत में प्रमुख कौन है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कर्नाटक के मांड्या जिले से। कर्नाटक के मांड्या जिले का चिक्कार सिनाकेरे गांव तंबाकू मुक्त घोषित हो गया है। इस टाइप की न्यूज़ आजकल बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है एग्जामिनर की। ठीक है, तो कर्नाटक के मांड्या जिले के चिक्कार सिनाकेरे गांव को तंबाकू मुक्त गांव घोषित कर दिया गया है। तो जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की समन्वय समिति की बैठक में इस गांव को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है, जबकि श्रीरंगपटना और पांडवपुरा तालुकों के नागुविनाहल्ली और चगासेट्टीहल्ली गांवों को पहले ही जिले में तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है। तो न्यूज़ याद रखिएगा, कर्नाटक के मांड्या जिले का चिक्कार सिनाकेरा गांव
कर्नाटक तंबाकू मुक्त घोषित हो गया है। कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आप कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज की तरफ। आज की आखिरी न्यूज क्या है, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। तो केरल के वेलिनेजी सुब्रमण्यम भगवतार स्मारक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो 2021, 2022 और 2023 के लिए जाने माने कर्नाटक संगीतकार वेलिनेजी सुब्रमण्यम भगवतार की स्मृति में स्थापित संगीत भूषण पुरस्कार जनवरी 2023 में दिए गए हैं और 2023 का यह पुरस्कार मृदंगम उस्ताद तिरुवनंतपुरम वी सुरेंद्रन ने जीता है। 2021 के लिए पुरस्कार गायक वी रामचंद्रन ने और 2022 के लिए पुरस्कार वायलिन वादक वी सुब्रमण्यम ने जीता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, सारे के सारे याद रखिएगा कि केरल के वेलिनेजी सुब्रमण्यम भगवतार स्मारक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 2023 का पुरस्कार मिला है मदंगम उस्ताद तिरुवनंतपुरम के वी सुरेंद्रन को और गायक वी रामचंद्रन को 2021 के लिए और 2022 के लिए वायलिन वादक वी सुब्रमण्यम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज जान लेते हैं। तो अगली न्यूज है मध्य प्रदेश राज्य से। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे हिंदू धार्मिक ग्रंथ, ऐसी घोषणा करी गई है वहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा। तो शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करी है कि छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में भगवद गीता, रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक पुस्तकों के अंश पढ़ाए जाएंगे। मार्च 2022 में गुजरात सरकार ने घोषणा करी है कि भगवद गीता कक्षा 6 से लेकर 12 के स्कूल पाठ्यक्रम का ही भी हिस्सा होगी। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहीं पर पड़ता है ओरछा जी का टेम्पल। उम्मीद करता हूं न्यूज आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। आज पहले दिन ये पार्ट मैं लेकर आया हूं, उम्मीद करता हूं आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। आज से राज्य दर्शन करेंगे हम लोग, यानी कि मैं डेली एक राज्य के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके बीच डिस्कस करूंगा राज्यों के। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे, आगाज करेंगे इस क्लास का। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। आज की इस क्लास में मैं आपके बीच उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में क्या क्या खासियत है, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने उत्तर प्रदेश का आपको मैप दिख रहा है। ये आपका उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके ऊपर ये नेपाल देश बसा हुआ है। बात करें तो पड़ोसी राज्यों में मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, इसके अलावा इधर हरियाणा पड़ता है, इधर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, ऊपर की तरफ उत्तराखंड पड़ता है, इधर बात करें तो ये बिहार है, इधर झारखंड पड़ता है। कुछ और राज्यों की बात करें तो ये मध्य प्रदेश पड़ता है। उम्मीद करता हूं आप उत्तर प्रदेश को अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से और एक देश नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करती है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो ये ललितपुर है। ये क्वेश्चन कई बार उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा गया है। जो भी स्टेट लेवल की उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं होती हैं उनमें क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और 9 राज्यों में मिलती है और एक देश से भी मिलती है जिसका नाम है नेपाल। और सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से, जबकि सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से मिलती है। सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है जिला ललितपुर और उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में इसे जाना गया। 1902 से संयुक्त प्रांत के रूप में अवध एवं आगरा के क्षेत्र को, 1937 से केवल संयुक्त प्रांत और 26 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के रूप में इसे जाना गया। ठीक है गाइस, यानी आज के ही दिन से। राजधानी 1858 तक आगरा थी, 1858 से 1921 तक इलाहाबाद रही और 1921 से लगातार लखनऊ है। स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जैसा कि हम लोगों ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया भी था। राज्य का पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। विभाजन किया गया था 9 नवंबर 2000 को।
किसके रूप में विभाजन किया गया था, ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे, यानी किस एक राज्य को नया बना दिया गया था। बात करें क्षेत्रफल की तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर लगभग है, जो कि देश में चौथे स्थान पर आता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये लखीमपुर खीरी है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो यह है संत रविदास नगर। विस्तार क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ तथा देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 49 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर लंबा है। उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर लंबाई है। कुल संभाग और मंडल की बात करें तो 18 है और कुल जिले 75 है। तो उम्मीद करता हूं आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये सारे पॉइंट डिस्कस हो गए होंगे, आपने अच्छे से कवर कर लिए होंगे। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और पॉइंट कल की क्लास में भी डिस्कस करेंगे, यानी एक प्रदेश लगभग 2 दिन चलेगा। ऐसे करके आपको एक एक प्रदेश से रिलेटेड सारी जानकारी हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट कॉलम में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जितने लोगों को क्लास पसंद आया ना, वो एक काम करिएगा, इस क्लास को कम से कम 2 लोगों के साथ शेयर करिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ेंगे और इस इम्पॉर्टेंट क्लास का आनंद उठाएंगे। आपका दिन बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।